उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के कांस्टेबल सुनील शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। अपने तमाम सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसके बदले में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से यानी अधिकारियों की तरफ से इनको नोटिस जारी किया गया और जवाब भी मांगा गया है। मेरे साथ मौजूद हम बात करेंगे। सुनील जी, क्या हो गया आखिर सोशल मीडिया पर इतना गुस्सा क्यों? देखिए सर, एक दिन का ये गुस्सा नहीं है, और ये गुस्सा नहीं जो है चूँकि स्टार्टिंग से मैं अंबेडकर नगर पोस्ट था। अंबेडकर नगर में जो है मैं था, तो मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब हुआ। मैं इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ छुट्टी के लिए, तो इंस्पेक्टर मुझे डांट के भगा देता है। और मैं चूँकि मैं अकेला अपने माता पिता का पुत्र हूँ, तो मैं नहीं सेवा करूँगा तो कौन करेगा उनकी सेवा। तो मैं जो है अपने पिताजी को लेके जाके मुंबई जाता हूँ, दिखाता हूँ। मेरी उस टाइम जो है छुट्टी ख़त्म हो जाती है, तो छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो मैं तुरंत आ नहीं सकता, पिताजी वहाँ बीमार थे। तो मैंने जो है वहीं से कप्तान साहब के पास मैंने फ़ोन किया, तो कप्तान साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। और व्हाट्सअप पे जो है मैंने फिर अपनी सारी समस्या लिखी, तो उन्होंने व्हाट्सअप पे भी मुझे डांटा। और फिर जब फ़ोन मैंने फिर दोबारा किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे भी मुझे डांटा। तो अब चूँकि उस टाइम जो है मैं अपने आप को थोड़ा मैनेज कर रहा था, मैं उस समय पीड़ा सह रहा था। उसके बाद जो है जनपद रायबरेली की बात है, रायबरेली में मेरी वाइफ को जो है डिलीवरी हुआ था। उसमें मैंने जो है 50,000 का बिल लगाया। तो 50,000 के बिल लगाने में जो है 45,000 का बाबूजी ने, शैलेंद्र कुमार नाम है उनका, शैलेंद्र कुमार जी ने 45,000 हमें दिलाने की बात की। मतलब जैसे लग रहा है उनके घर का है, वो दिलाने की बात कर रहे हैं हमसे। भाई जो प्रोसीजर है उसको करिए ना। उन्होंने कहा 45,000 मैं दिलवा दूंगा। 45,000 दिलवाने का मतलब ये हुआ कि उसका 10%, उन्होंने एकदम क्लियर कहा कि जान ही रहे हो कि क्या चलता है। हम कहे हाँ, मुझे नहीं, सभी को पता है, सिपाही से लेकर डीजीपी महोदय तक सबको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर जब ये लोकल इंटेलिजेंस आपको नहीं, मतलब अपने घर का इंटेलिजेंस नहीं पता है, तो समाज का इंटेलिजेंस क्या पता होगा। जानते सभी हैं, बोलना कोई नहीं चाहता, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे जान के प्यासे सभी पड़े हुए हैं। अब मैं जो है फिर उसके बाद शैलेंद्र बाबूजी कहते हैं कि 4500 आप हमें दे दीजिए, मैं आपको 45,000 करवा दूंगा। ये कमीशन लिया, घूस मैंने अपने हाथों से दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने, जब मैं एक हमारी बिटिया का, उसी जो छोटी बिटिया थी उसका मैं बीमार हुई, तो उसका जब चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेके गया तो पहली बात तो उसको लिया नहीं उन्होंने। अब दूसरा ये हुआ कि मैं पूछा कि 45,000 जो मैंने देने की बात आपने किया था, तो सर कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने रजिस्टर देखा, बताया कि 35,000 रुपया जो है आपका सेंक्शन हुआ है। मैंने कहा कि सर 45,000 का मैंने 45 रुपया घूस दिया, और 35,000 रुपया जो है आप मुझे देंगे तो मेरा तो बहुत नुकसान है, मुझे फिर तो 50,000 का 30,000 मिला। तो मैंने कहा कि सर ऐसा करिए कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पैसा वैसा वापस नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। देखो, ये सिपाहियों का इतना मतलब छोटा समझते हैं कि जिसकी कोई कीड़ा मकोड़ा है। तो बाबू भी डांट के मुझे भगा दिया। अब वहाँ से जब मुझे भगाया गया तो फिर मैंने जो है मैंने कहा कि ठीक है, मैं कप्तान साहब के सामने जा रहा हूँ। तब भी वो इतना ढीठ कि कप्तान साहब को भी जान रहा है कि मैनेज कर लूँगा। रायबरेली जनपद की बात है, उनको लगा कि कप्तान को भी मैनेज कर लूँगा, तो इसीलिए तो नहीं डर रहे हो। नहीं, जो आदमी कह रहा है कप्तान के सामने जा रहा हूँ पेश होने, तब उसको डरना चाहिए था। मेरा पैसा वापस कर। मैं किसी को फांसी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो दिक्कत है उसको सुधार हो। मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी को फांसी हो जाए। ये मैं भी इसी माँ भारती का लाल हूँ, और सभी हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। लेकिन जो समस्याएं हैं, जो तंत्र की विफलताएं हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि इसको कहीं निपटा दो, इसको इसमें फंसा दो, उसको उसमें फंसा दो। देखो, मैंने तो अपने सर पे कफन बांध लिया है। जब मैं जान रहा हूँ कि इन बाहुबलियों से लड़ रहा हूँ, तो इसमें जो कुछ भी होगा मुझे सब सहर्ष स्वीकार है, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं। तो अब रायबरेली के कप्तान साहब के सामने मुझे पेश नहीं होने दिया गया। अब एडिशनल साहब के सामने मुझे पेश कराया गया। एडिशनल साहब ने जांच का उसके में आदेश कर दिया। अब जांच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने कई बार फ़ोन करने का प्रयास किया, लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, कुछ ही मुझे जानकारी भी नहीं है। ये हो गया दूसरा। कब की बात? ये दिसंबर में मैंने एप्लीकेशन दिया था चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए, और मुझे लगता है कि फरवरी में, एग्जैक्ट डेट तो मुझे देखना पड़ेगा, फरवरी में जो है मैंने उन बाबूजी के पास में जो है मतलब जांच शुरू हुई फरवरी से। दिसंबर में मैंने दिया था बाबूजी को वो, और फरवरी मेरी जांच शुरू हुई। अब देख लीजिए मई चल रहा है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है हुआ क्या है उसमें। अच्छा, उसके बाद जो है
मेरा घर है, मैं तो चाहूँगा कि लोग अगर जब तैयार हों तो जनपद रायबरेली में मेरे पत्नी को जो है सरकारी आवास आवंटित है। मैं चाहता हूँ उस घर को भी दिखाना कि घर को भी देखो कि क्या स्थिति है। ऐसा घर है कि उसमें जो है कहीं से भी गिर जाता, लाइन में पुलिस लाइन का घर, कहीं से भी गिर जाता। एक बार तो मेरी पत्नी के ऊपर गिर गया, तो छत में चल के दिखा दूंगा, उतनी दूर मैंने छोड़ रखा है, पेंट भी नहीं कराया है कि वो दिखाने के लिए कि देख लीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि सारा सबूत, अब तो सबूत सब मांगने लगे हैं ना। इतना जर्जर की गिर गया था, मेरी पास बच गई बस। अब अच्छा, उसमें मैंने इतनी बार एप्लीकेशन दिया कि सर इसमें कम से कम सुधार कीजिए, हम लोग बम पे बैठे हुए हैं, किसी भी दिन गिरेगा सब मर जाएंगे, क्या मरने के बाद ही अब मुझे देखा जाएगा? लेकिन किसी को तनिक रत्ती फर्क नहीं पड़ता, सब अपने महलों में अंदर बैठे हैं। क्या होगा जनता के साथ, क्या होगा मेरे साथ, इससे तनिक भी किसी का सरोकार नहीं है। बाकी कांस्टेबल भी इसी तरह रह रहे होंगे, सभी के साथ यही समस्या है। बेचारे इतने शोषित हैं, उनके मुंह में जो है ये जो अनुशासन का खोंच बांध दिया गया है, बेचारे बोल नहीं सकते, पशुओं से बदतर जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे आप देखिए ना, जो सोशल मीडिया पे मैंने डाला है, लाखों लाख लोगों ने कमेंट किया है उसमें, और कमेंट सभी, अगर गलत होता तो मुझे इतनी गालियां पड़ती, लेकिन सब ने जो है मुझे, किसी ने गाली नहीं दिया है, सब ने यही अच्छा किया, सत्य किया। लेकिन अब देखिए सत्य कितना परेशान है। लेकिन आप एकदम जान लीजिए कि आप लोग मेरा शारीरिक शोषण कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं मानसिक रूप से मैं भगत सिंह को मानता हूं, मैं अपना भगवान। तो जिसका भगवान ही भगत सिंह है, तो मैं खूब अच्छे से मानसिक रूप से मजबूत हूँ, मुझे कोई डरावरा नहीं पाएगा। मैंने अपने सर पे कफन मान लिया, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। रायबरेली के बाद फिर कोई इंसिडेंट? जी, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हमेशा सभी जानते हैं, अगर आप लोग कहीं लखनऊ आप आ गए? हाँ, लखनऊ, यही लाइन में मेरा रायबरेली पोस्टिंग नहीं रहा, मेरी पत्नी की पोस्टिंग वहाँ पे है। मेरी पत्नी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में है, तो वहाँ पे उनका। मैं लखनऊ की अब बात बताता हूँ। लखनऊ में जो है सभी को पता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अब ये चाहता नहीं, कि मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे बहुत उम्मीद है, और मैं जानता हूँ डीजीपी महोदय को भी ये जानकारी नहीं हो पाती है जो ये जानकारियां हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे होशियार लोग हैं, इनको चाहिए कि इसमें तुरंत, अगर मान लीजिए मैं कमी बता रहा हूं, तो कमियों को सुधार करो, इसमें जो विफलताएं उनको साकार करो, और जो है यूपी पुलिस का नाम ऊपर करो। लेकिन इनको ये है कि ये कैसे बोल दिया सिपाही, इसका गला काट दो, ये कहीं निकले इसको रेप में फंसा दो, यहाँ भी फंसा दिया जाएगा, मुझे कोई लड़की लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी लगाया जाता है तो मैं ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। अगर पूरा समाज मेरे साथ है तो इस एक चीज़ रहे कि कोई भी एलिगेशन लगता है तो मैं ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट, मुझे इंजेक्शन लगाए, अगर मैं इसमें हो जाऊँ तो मुझे 2 गुना दंड दिया जाए, चूँकि मैं समाज को गुमराह कर रहा हूँ। यानी आपको डर है कि आपको किसी भी साजिश के तहत फंसाया भी जा सकता है? बिल्कुल। खुद आपके ही विभाग के लोग? मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं फंसाया जा सकता है। मैं इतना डरा हुआ, आपने भी देखा कि मैं बाहर ताला मार के बैठा हूं, तो क्यों? मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, मैं सिपाही तो बाद में हूं, पहले मैं नागरिक हूं इस देश का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसमें चेंबर में बंद कर दिया गया है, मैं बाहर निकलूंगा तो कोई भी आएगा, पता नहीं कौन आए, और जो है किसकी साजिश के तहत मेरे साथ क्या हो जाए। मेरे भी परिवार, मैं भी इसी माँ भारती का लाल हूँ। मैंने देख लीजिए, आपने तो देखा, मैंने पहले उसको बंद किया, सीसीटीवी लगवाया कि देखने के लिए सीसीटीवी आने का ही डर है आपको, या आपको लगता है जान का भी खतरा? मैं अब जैसे मुझे कल वहाँ जाना है अपना रिपोर्ट देने, वहाँ कुछ भी हो सकता है, पता लगे वहाँ पे मुझे अपना नोटिस जो है, नोटिस का मैं जवाब देने कल में कैसरबाग जो है एडिशनल एसपी साहब के ऑफिस में एडीसीपी के साथ वहाँ जाते समय मेरे पास कोई हाई सिक्योरिटी तो है नहीं कि मुझे कोई प्रोटेक्ट करेगा। मुझे अकेले जाना है, चाहे कोई पकड़ ले, चाहे कोई मोटरसाइकिल वाले से धक्का मरवा दे, जो कुछ हो, मतलब न्याय के लिए जो लड़ रहा है उसके साथ इतना ही अन्याय होगा। ये खतरा आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में मैंने एप्लीकेशन दिया है, उनसे अनुरोध किया है कि मुझे जो है प्रोटेक्शन कराया जाए, नहीं तो मुझे प्राण भय का पूरा शंका है कि मुझे कुछ भी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने मैसेज किया है और मैंने लिख के भेजा है, डीजीपी महोदय को भी दिया है। मतलब जो कुछ भी मुझे समझ में आ रहा है मैं वो सब चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद तो है कि मुझे पुलिस विभाग में तो उम्मीद नहीं है, वो अगर डीजीपी तक जाती है महोदय के पास में तो वो उनसे उम्मीद है, लेकिन ये छोटे लोगों से तो मुझे ये जान रहे हैं कि षड्यंत्र का शिकार। आप मुझे बताइए कि 1 बजे रात में नोटिस का तामीला होता है कभी? कि मेरी बूढ़ी माता जी वहाँ पे 60 वर्षीय हैं, घर के अंदर मैं दरोगा जी जा रहे थे बेचारे, वो भी
वो भी कहे कि भैया मैं माता जी के पास पहुँचे, तो कहे मैं भी नहीं आना चाहता था, मैं कह रहा था कि सुबह आऊँगा। लेकिन अब मुझे इतना मजबूर किया गया कि मैं रात में किसी तरह गाड़ी चलाते हुए कहीं भी एक्सीडेंट होता तो मर जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन उसके बाद भी मैं दौड़ के आ रहा हूँ। तो इतना प्रताड़ना है जो है हमारी माता जी के साथ में। उनका जो है इलाज चल रहा है, वो अभी भी जाके चेक कर सकते हैं आप लोग, कोलेस्ट्रॉल की दवा। कहाँ पे रहती है माता जी? हमारा घर अमेठी है, अमेठी। वहाँ पे नोटिस तामील करने के रात में गए 1 बजे? रात में 1 बजे वहाँ पे हमारे घर में पहुँचे। अच्छा सोचिए, हालांकि कहाँ की पुलिस गई थी? एक लोग दरोगा जी यहाँ से गए थे लखनऊ से, और 5-6 लोग वहाँ से गए थे मुंशीगंज थाने से। अब वहाँ पे उन लोगों ने हमारी माता जी के साथ अशिष्टता नहीं की, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, वो कोई अशिष्टता नहीं की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 बजे आप जाएँ, गेट खोलवाएँ, और गेट खोले कोई बूढ़ी माता, तो जब देखेगी 6-6 पुलिस वाले खड़े हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा? पुलिस का एक ऐसा तो अपने उसमें नहीं, कोई रात में 1 बजे पुलिस देखे तो बेहोश हो जाए। माता जी मेरी बीपी की दवा खाती हैं, शुगर की दवा खाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाती हैं। अब क्या 1 बजे रात में तामील कराना जरूरी था? जबकि मैं फ़ोन किया था कि रायबरेली में रुकिए और रायबरेली में ही मुझे दे दीजिए एप्लीकेशन। लेकिन अधिकारियों ने बताया था कि जाके माँ को बताना, माँ दहशत में आएगी तो ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैनेज होना पसंद नहीं करूंगा। चाहे जो भी हो जाएगा, मुझे चाहे जेल में भेज दीजिए, मैं पूरा बचा हुआ जीवन जेल में काट लूंगा। कोर्ट में आपने एप्लीकेशन डाली है, कोर्ट से क्या अपील की है आपने और किसको पार्टी बनाया आपने? कोर्ट में मैंने किसी को पार्टी, मतलब जो थ्रेट है, मुझे तो थ्रेट पुलिस से ही है, कि मुझे पुलिस से ही डर है कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय, और मैं अमेठी के जो है एसपी साहब और कप्तान साहब को, और यहाँ सीपी महोदय को, सभी को मैंने एप्लीकेशन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग मेरे लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे, और मैं इस देश का नागरिक भी हूं, और मैं इस माँ भारती का लाल भी हूं, मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं। तो मेरे साथ कम से कम इस तरह से षड्यंत्र बना के मुझे मेरी मानसिकता को जो है लोगों के सामने गलत तरीके से न परोसा जाए। मैं जिस तरह हूँ, जिस तरह लोग मुझे जान रहे हैं, मैं उसी तरह हूँ, उसी तरह रहूँगा। इन लोगों के षड्यंत्र के शिकार मैं हो सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा बन नहीं सकता हूँ। पुलिस की तरफ से जो मतलब जो है सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपने बोला, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पुलिस मैनुअल एक्ट जो होता है उसका अनुशासन जो उसका आपने उल्लंघन किया है। एक फोरम होता है, उस पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया है, कई बार, और सब जगह का एप्लीकेशन मैंने दिया है। एप्लीकेशन देने पे कुछ भी नहीं हुआ। जब आदमी सारे तरीके अपना के छोड़ देता है, तो जो मैंने कदम उठाया है, ऐसे कदम तभी उठाया जाता है। ये कदम इतना आसान कदम नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में तकरीबन 4-4.5 लाख लोग हैं। अब कितने लोग उठा रहे हैं? सब तो अनुशासन की खोंच में बंधे हुए हैं। जब मेरी पीड़ा और पूरे पुलिस परिवार की पीड़ा हमसे सही नहीं गई, तब मैं इस कदम को उठाया हूं, और खूब सोच समझ के उठाया हूं। कोई मैं मानसिक रूप से विकृत और जो है मानसिक विकृति स्थिति में नहीं उठाया हूं। खूब सोच समझ के 10 साल मैंने, 8 साल मैंने खूब सोचा है, तब फिर मैंने उठाया है इसमें जो कुछ भी कदम उठाया। यानी काफ़ी समय से जो आप मानसिक तौर पे परेशान थे। फिर अब आप सोचिए कि मैं मानसिक अगर परेशान नहीं होता, तो किसी को ये सरकारी नौकरी का इतना कंपटीशन है, अगर मुझे किसी तरह मिली है, तो मैं इसको जो है इतने दांव पे लगा के, जबकि मैं आपको बताऊं कि मेरी जैसी विपरीत परिस्थिति तो शायद ही भगवान किसी को बनाए होगा, कि मैं अपने पूरे परिवार का अकेला मेल सदस्य हूं। मेरी माताजी हैं, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए हैं, मेरी बहन है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी, मेरी पत्नी है, मेरी 2 बच्चियां हैं। अब सबका जिम्मेदारी हमारा है। अगर हमें आप ले जाके जेल में बंद कर दें तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं ये कोई कदम उठाया हूँ, तो मैं ये समाज को प्रेम करता हूँ, मैं पुलिस परिवार के लोगों को प्रेम करता हूँ। मेरी अकेले पीड़ा नहीं है। मेरे अकेले की पीड़ा होती 2,000 रुपये दे के मैं भी मैनेज करके वहाँ आराम कर रहा होता। लेकिन लोगों की पीड़ा देखिए, 45-47 हज़ार रुपये जब वेतन मिलता है, उसमें 2,000 कोई फर्जी का ले ले तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उसी तकलीफ़ को मैंने लोगों को बताने का प्रयास किया कि इस तरह से 2-2 हज़ार रुपये गार्डों में जाने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिया जा रहा है। वही नहीं, TADA जो है, जो ट्रैवल अलाउंस और DA होता है, उसमें हमको 390 रुपये, जैसे मान लीजिए बनारस है, तो बनारस में अगर ड्यूटी लगी तो 390 रुपये हमको मिलेगा। 390 रुपये में मुझे 90 रुपया तो घूस का देना पड़ेगा। 10 से 15% हर जगह का फिक्स रेट है। सभी देते हैं?
हर जनपद की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो बहुत अमाउंट हो गया। हर जनपद में 10 से 15% लोग टीएडीए में घूस लेते हैं, ये सब जानते हैं। मैं कहता हूं कि मेरा ब्रेन मैपिंग करा लिया जाए, अगर मैं सत्य ना बोल रहा हूं तो मुझे जितना दंड बनता है उसका दोगुना दंड दिया जाए। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, तो जिन अधिकारियों के लिए बोल रहा हूं, जिन बाबुओं के लिए बोल रहा हूं, वो भी जान रहे हैं कि ससुरा सही बोल रहा है, ये सब जान रहे हैं कि सही बोल रहा है। लेकिन ये ऐसा पता नहीं कितना मानसिकता खराब हो गई लोगों की, जैसे लगता है सब अमर हैं, जितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे फिर जब मरने लगेंगे सब पीठ पे रखेंगे लेके जाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ से कोई एक तिनका नहीं ले जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। एक अच्छा समाज का निर्माण करिए। जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, जो मैं अपनी समस्याएँ बता रहा हूँ माननीय डीजीपी महोदय को, उनको चाहिए कि एक कमेटी बनाएं और इस पे सब पे सुधार करें। ऑनलाइन कोई एक ऐप बनाएं जिसमें ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मान लीजिए मुझे तो कुर्बान कर दो, मुझे तो, मैं जानता हूं कि आप जो करना चाहते हो वो कर दो। मुझे बर्खास्त करना चाहते हो तो मैं भीख मांग के खा लूँगा, ब्राह्मण हूँ, मैं भीख मांग के खाऊँगा तब भी मेरा मान सम्मान ही बढ़ेगा। और मैं इस समाज के सामने जो मेरा पीड़ा थी, मैं पुलिस परिवार की पीड़ा और इस भ्रष्टाचार के लिए पूरे भारत में इस पीड़ा को मैंने बताया है। लोगों ने मुझे बहुत सराहा है, जितना सपोर्ट किया मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये टीएडीए में जो अनियमितता है, ये जो हमारा ड्यूटी लगाने में गार्डों में उसमें अनियमितता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति में 10% 15% की है। और मैं और आपको बताता हूँ, तो क्या हर मतलब जिस तरह से नौकरी लगाना मतलब टीएडीए हो गया, तो क्या हर चीज़ का रेट फिक्स है? मैं आपको बताऊं हर स्टेप पे है। यहाँ तक जो है बाबुओं का सेटिंग है कि जीआरपी में ड्यूटी ना लग जाए, उसका भी सेटिंग है। कि जैसे मान लीजिए कोई सिपाही अपना घर ले लिया यहाँ पे, अब वो आराम से रह रहा है, बीवी बच्चों के साथ में रह रहा है, तो बेचारा सोचता है कि जीआरपी में हो जाएगा तो मैं पहुँच जाऊँगा लंदन। तो वो ये सोचता है कि 1000 रुपया एक साल में एक बार बाबूजी को दे दें तो हमारा नमूआ नहीं देंगे। और जिनका नमूआ वो पैसा ले लेते हैं तो उनका नाम नहीं पड़ता है, दूसरे लोगों का पड़ता रहता है। या ये भी हो सकता है कि उच्च अधिकारी अपना लिस्ट देते हों, अगर जिसका नाम आ जाएगा उनका पैसा वापस कर देंगे, जिनका नहीं है उनसे पैसा खा जाएंगे। तो ये भी सिस्टम चलता है। ये पता नहीं उच्च अधिकारियों की नॉलेज में है कि नहीं है, और नहीं है तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसको इंटेलिजेंस मजबूत करना चाहिए कि अपने अधिकार केवल बाहर ही ना देखें, अंदर भी देखें लोग कैसे हैं। मैं तो चाहूँगा कि डीजीपी महोदय सबसे पहले इन लोगों को देखें। हर स्टेप पे पैसा है। अगर आपको जीआरपी नहीं जाना है तो उसका पैसा है, टीएडीए का पैसा है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पैसा है, गार्डों में जाने का पैसा है, हर चीज़ का। अबे ये अगर छुट्टी लेना है तो आप छुट्टी लेने के लिए आगे पीछे टहलते रहिए। दरोगा जी अपनी बीवी से लड़ लिए हैं इंस्पेक्टर साहब, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। उनका मुंह देखना है कि आज पान खाए हैं, खुश हैं कि नहीं। अगर खुश हैं तभी मिलेगा। बताइए, हमारे परिवार में, पुलिस परिवार में महिलाएं हैं बेचारी, उनको पीरियड्स जो है वो सबकी समस्या है। हर आधी नारी हैं पूरे भारत की। क्या उनकी समस्या जो पीरियड्स की है, जो उनकी समस्या है, अब बताइए उनको, वो अन्य विभागों की तरह नहीं है। जैसे आप इसमें शिक्षा विभाग में है, वो एक ऑफिस में रहती हैं, एक स्कूल में रहती हैं, कोई दिक्कत भी हो तो उसको मैनेज हो सकता है। ये फील्ड में है, और ये जो है परेड है उसमें भी जाएंगी। तो ये अच्छा जो अधिकारी हैं, मान लीजिए कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब से भारतीय नारियां शर्माती हैं कहने में, उनका श्रृंगार ही शर्म है। तो वो जो है शर्माती हैं, वो कैसे कहें। अब वो उस प्रताड़ना को झेलती हैं। मुझे लगता है कि कम से कम उनके लिए भी देखो, नारी सशक्तिकरण की बात कहना एक बात है, नारी को सही संरक्षित करना ये दूसरी बात है, और उस पर ध्यान देना चाहिए। रियल में होना चाहिए, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। केवल प्रोपेगेंडा ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसको मजबूती से काम करना चाहिए। और जो पूछे मैं उसमें बताता हूँ। लखनऊ में भी कुछ हुआ? अच्छा, लखनऊ में कुछ हुआ, और दूसरा क्या इसमें मतलब कौन कौन लोग शामिल रहते हैं? आरआई और कौन? मैंने जैसे आपने पहले वीडियो में ही बताया था कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस ये ऐसे है कि आप जैसे गार्डों में ड्यूटी लगाने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गार्ड में जाने के लिए आपको 2000 रुपया देना है। पहली बार आप पहुंच गए गार्ड में, तो अब वहाँ गार्ड से सभी लोग इकट्ठा होकर लाइन आएंगे वहाँ पे ऑफिस में, तो लगेगा कि ये तो उगाही चल रही है। तो एक सिस्टम बना दिया गया, जैसे अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था बनाई थी कि एक जमींदार नियुक्त करो, वो कलेक्ट करेगा, लेके आएगा, वही तरीका है। इसीलिए मैंने कहा था जमींदारी व्यवस्था। होता यह है कि वहाँ पे एक गार्ड कमांडर है। गार्ड कमांडर बेचारा ऐसा नहीं है कि वो नहीं देता है, वो भी बेचारा देता है।
वो भी पैसा देता है और सबसे पैसा इकट्ठा करता है। तो एक आदमी आता है यहाँ, गणना जो प्रभारी हैं उनको पैसा दे देता है। अब गणना प्रभारी जो है आरआई को, वो आरआई को पैसा पहुंच जाता है, अपना हिस्सा काट लेता है, फिर आरआई को दे देता है, आरआई भी अपना हिस्सा काट के फिर अपने उच्च अधिकारियों के क्रम में इसी में अपना चलता है। अब वो कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ रुक जाता है, इसको वो लोग जाने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसमें सही से जांच करनी है तो मैं तो चाहता हूँ कि आरआई साहब का भी ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, क्योंकि आरआई साहब तो कह ही रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं लिया है। अगर कुछ नहीं लिए हैं तो एक बार ब्रेन मैपिंग करा लें भाई। कोई उनके लड़के की तिलक का तो बात है नहीं, भ्रष्टाचार की बात है ना, तो एक बार वो भी ब्रेन मैपिंग करा लें। मैं तो कराने के लिए तैयार ही हूँ। हमारा जब ब्रेन मैपिंग, मैं तो कहता हूँ नार्को टेस्ट कराओ, मेरे इंजेक्शन भी लगाओ, अगर इंजेक्शन नुकसान करे तो मैं मर भी जाऊँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाज के सामने ये सत्यता आए। और ये मेरा मतलब ऐसा नहीं उद्देश्य है कि लोगों को बदनाम करने के लिए कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस देश में सुधार हो, इस प्रदेश में सुधार हो, यूपी पुलिस में सुधार हो। अब मैं जानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनके नॉलेज तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, वो ज़रूर सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार एड्रेस कर रहा हूँ। अब क्या किया जा रहा है, मेरा चैनल डिलीट कर दिया गया, जो फेसबुक है उसको डिलीट कर दिया गया। बताइए किस लिए डिलीट किया गया? मैं अपनी जो समस्याएं हैं उसी को तो बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है समस्याओं को सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात को दबाना चाहते हैं। किससे छुपाना चाहते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी न जान पाएँ इसलिए छुपाना चाहते हैं? क्या डीजीपी महोदय न जान पाएँ इसलिए छुपाना चाहते हैं? क्या ऑनरेबल जो है उच्च न्यायालय न जान पाए? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय न जान पाए? क्या चाहते हैं? किससे छिपाना चाहते हैं? क्या आपको जिसने बनाया इस समाज ने उससे छिपाना चाहते हैं? क्या पत्रकार बंधुओं से छिपाना चाहते हैं? क्या किससे छिपाना चाहते हैं? ये सब तो अपने घर के हैं। अपनी समस्याएं जो गड़बड़ हैं इनको जानने का हक है उनको। अगर गड़बड़ है तो उसको सुधारिए। देखिए सब आदमी परफेक्ट नहीं होता, जो जहाँ पे समस्या है उसको सुधार करिए और उसको सुधार करने से सुदृढ़ व्यवस्था बनेगी। महिलाएं जो हैं पुलिस विभाग में, उनके साथ भी इसी तरह रहता है? मैं आपको बताऊं भैया, इतनी प्रताड़ित हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे इतना आशीर्वाद दे रही होंगी, लेकिन इस आशीर्वाद का तो मेरे ऊपर असर हो रहा है, मेरे ऊपर खूब असर हो रहा है। लेकिन ये काले अंग्रेज मुझे काटना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे काट नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं काट पाएंगे कि ये मेरी शरीर को मार सकते हैं। ये तो आप पक्की बात जान लीजिए कि हो सकता है कि मैं आज रात में मर जाऊं, नहीं 10 दिन बाद मर जाऊं, नहीं 10 साल बाद मर जाऊं, और हो सकता है कि इनके हाथ से ही लिखा हो तो इनके हाथ से मर जाऊं, हो सकता है हार्ट अटैक से मरना। क्या आप अमर हैं? आप भी अमर नहीं हैं। क्या ये काले अंग्रेज अमर हैं? कोई अमर नहीं है, सबको जाना है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे समाज का निर्माण करिए कि जो आपके आने वाले नाती पोते हैं हमको गाली न दें, कहें कि हाँ समाज ऐसा बना के हमारे बाबा गए हैं कि जिसमें रहने लायक का है। इतना भ्रष्टाचार मत फैला दीजिए कि कोई आपको ये मतलब समाज आपको थूके जो 3 पीढ़ियों बाद। डीजीपी साहब तक आपकी बात पहुंची? अब मुझे नहीं पता है। इससे पहले कोशिश की आपने मिलने की सीनियर अधिकारियों से भी? सीनियर अधिकारियों से मिलने का मतलब ये है कि मुझे मिलने से पहले मुझे उठवा लिया जाएगा। मैं तो मिलना चाहता हूँ, मैं तो सारी समस्या बताना चाहता हूँ। मैंने तो इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से किस क्रम में कैसे सुधार होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, डीजीपी महोदय से भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मैं सिपाही पे हूँ, जो मैंने महसूस किया है, अगर डीजीपी महोदय हमको बुला लेंगे और हमसे हमारी समस्या पूछ लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं भी उनका छोटा भाई ही हूँ। जैसे मैं मान लीजिए 4 भाई हैं, तो उसमें से एक भाई जो है सिपाही हो सकता है, एक आईपीएस हो सकता है, एक किसान हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है। मान लीजिए एक मेरे भाई वो भी हैं, मेरे सर हैं, चाहे जो एक इसमें बोल दें तो, लेकिन अगर सामाजिक भाषा में बोलें तो मेरे बड़े भाई हैं। अगर मेरे एक बड़े भाई डीजीपी हैं, अगर मुझे बुला के मुझसे मेरी सलाह मेरी पीड़ा समझ लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? छोटे नहीं होंगे बल्कि बड़े हो जाएंगे कि उन्होंने इतना सम्मान दिया। लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं। मुझे लगता है डीजीपी महोदय तक मेरी बात पहुंच नहीं पाई है, नहीं तो इस पर ज़रूर कोई एक्शन होता। मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुँचे, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, इस पे जो है बहुत अमल में लेंगे। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चाहता हूँ उनके तक पहुँचे। वो तो मेरे भगवान हैं, वो उनसे ही न्याय की उम्मीद है, वो पूरी तरह से मेरे साथ न्याय करेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय है, ये भी हमारे साथ न्याय करेंगे। मुझे इन्हीं लोगों से है उम्मीद, माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है जी। जी, आपके परिवार में क्या स्थिति है? पत्नी की तरफ से, माँ की तरफ से, बच्चों की तरफ से रिएक्शन आया होगा कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं? उनमें भी डर भय कुछ है? डर तो देखिए, डर तो कि भाई विभाग के खिलाफ जो है या ना बड़ी बात है। तो ऐसे भी पुलिस को देख के आपने खुद ही कहा कि अगर जिसके दरवाजे पे पुलिस खड़ी हो जाए तो आदमी फिर सोचने में मजबूर हो जाता है।
अब मैंने इतना बेड़ा उठाया है तो अब डर तो थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन परिवार में मैं बताऊं कि मेरी बहन भी, मेरे पिताजी कभी डरते नहीं थे किसी से, अपना देते नहीं थे तो दूसरे का लेते नहीं थे, और उसी उन्हीं का खून मेरी बहन है, वो भी किसी से नहीं डरती है। मेरी माताजी वही थोड़ा सा, चूँकि 60 वर्ष की हैं, कमज़ोर हैं, बीमार रहती हैं, तो वो थोड़ा सा है। मेरी पत्नी, देखिए समस्या तो बहुत है, लेकिन मैं इस समस्या को जो है बता के, जो मैंने बताया कि एक थ्रेट है, डर है कि इससे, लेकिन वो अंदर से डर नहीं है, एक शारीरिक डर हो सकता है कि ये मुझे मार देंगे तो मैं आगे की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन ये डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। मैं कफन बांध लिया हूँ। जिसको ये लग रहा है कि मैं जो है डरा दूंगा, तो मुझे कौन मरवा सकता है? मैं तो मानता हूं कि मुझे सबसे ज़्यादा अपने पुलिस के अधिकारियों से ही डर है, जिनको लग रहा है कि जिनके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं, उन्हीं से मुझे डर है। और मैं एकदम मैं चूंकि अगर खुल के नहीं बोलूँगा तो ना तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो मैं मरने के बाद नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मैं मरने के पहले बोल रहा हूँ। धमकी तो नहीं मिली आपको? देखिए धमकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो है मिली है, चूँकि मुझे कोई फ़ोन नहीं किया है, लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, चूँकि कुछ चीज़ें होनी रहती हैं तो ऐसा कुछ महसूस होता है। बताइए आप मुझे कि मेरा व्हाट्सअप, ये फेसबुक क्यों डिलीट कर दिया गया? ये क्या है? मुझे अब कैद किया जा रहा है ना, माहौल बनाया जा रहा है कि मैं अपनी बात तक ना पहुंचा सकूं, तब इनको पकड़ लिया जाए। अच्छा, घर में भी आप कैद की स्थिति में दिखाई दे रही हैं, ये गेट में ताला क्यों लगाते हैं? ताला नहीं लगाएंगे तो मान लीजिए कोई आता है और कोई मुझे पकड़ ले जाता, मैं अकेला हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, शारीरिक रूप से भी मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं मानसिक रूप से तो उनसे 1000 से ज़्यादा हूँ, तभी तो मैं लड़ रहा हूँ। लाखों लोग से मैं मजबूत हूँ तब लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं शारीरिक रूप से नहीं हूँ कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, 10 लोग आ जाएंगे तो मैं क्या कर लूँगा। तो इसलिए मैंने ताला लगाया है कि मैं जो ये लड़ाई है, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है, तो इसको मैं ज़्यादा लड़ सकूँ, ज़्यादा सुधार कर सकूँ, इसलिए मैंने ताला लगाया हूँ। अगर जो है ज़रूरत पड़ेगी तो जो है मैंने जैसे कि बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का मैंने सहारा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं चाहता हूं आपके माध्यम से बात पहुंचे और वो इस चीज़ का संज्ञान लें, और वो उनके बात पहुंच गई उनके तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय हो जाएगा, और सिस्टम को जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी पे काम करेंगे, जिससे ये दोबारा कोई पुलिस का कर्मी खड़ा होकर आरोप ना लगा सके। मुझे उम्मीद है कि ये अब की ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, उसके बाद ये कभी आरोप की स्थिति नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दी जाए। जैसे होमगार्ड विभाग, मेरे पिताजी होमगार्ड में थे, उस टाइम वो 500 रुपया ड्यूटी लगवाने के देते थे, लेकिन इतने भले लोग आए जो है होमगार्ड में, उन्होंने सब ऑनलाइन कर दिया, अब 1 रुपया कहीं घूस नहीं लगता है। तो यही है, मैं इसी तरह ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उठाया है सारी चीज़ें। जी, रात में डर लगता है यहाँ पे? देखिए मुझे ताला तो आप दिन में भी लगाए हैं, रात में? देखिए ताला मैंने इसलिए लगाया है लोगों से, मैं मानसिक रूप से नहीं डरता हूँ किसी से, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। अब मुझे अभी भूख लगी है, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है सार्वजनिक, और सार्वजनिक लड़ाई लड़ने में भूख और नींद ये सब छोड़ देना पड़ता है। विभाग से किसी आपके जो बैच के लोग हैं या किसी ने बोला कि हम भी आपके साथ हैं, खड़े होंगे, कुछ उम्मीदें हैं? देखिए खड़े होने का तो सहयोग मिल, देखिए कोई खड़ा होगा तो इसका मतलब वो खड़ा हो रहा है तो कटने के लिए, तो मैं किसी को, देखिए मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग भी थी, जैसे सिपाहियों से बात किया कि यार मतलब पहले जब अभी मान लीजिए वायरल हो गया सारी चीज़, वायरल होने से पहले अगर मैं बात करता कि यार ये चल रहा है, तो सभी कहते हाँ यार 10% 20%, सबका रिकॉर्डिंग था मेरे पास 50 लोगों का। मैंने सोचा मेरा फ़ोन लोग ले लेंगे और लोगों के हाथ पड़ जाएगा तो इसमें जो है सब कट जाएंगे, ये काले अंग्रेज जो हैं ये इनको मौका मिल जाएगा एक के साथ 40 और काटने का, इसलिए मैंने सारे एविडेंस उसको सब डिलीट कर दिए। अच्छा, कोई डायरी, आप डायरी भी लिख रहे हैं, मतलब यानी अपडेट कर रहे हैं क्या डायरी, जो पूरा इंसिडेंट हो रहा है? इसलिए है कि इसमें कुछ सुधार की बातें, अच्छा क्या तो है इसमें कुछ सुधार की बातें ये हैं कि इसीलिए मैं चाहता था कि इसमें जी जी, अच्छा ये मेरी मांग इस तरह से आपने लिखा है सब? जैसे मैंने मेरी मांग के नाम से ये रफ कार्य है एक्चुअली, इसमें कुछ भी रहता है तो इसको चूंकि रफ कार्य के हिसाब से लिखा है, तो आप इसको फोटो बनाएंगे तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अच्छा। मैं इसको एक्सप्लेन करता तो ज़्यादा समझ में आता। हाँ बताइए, शॉर्ट में बताइए क्या है। जैसे मैंने कहा काले अंग्रेज, तो काले अंग्रेज ऐसे नहीं कह दिया, काले अंग्रेज कहने का मतलब मेरा ये था कि जैसे 1861 का जो कानून है उसको अंग्रेज़ों ने बनाया और अभी तक चल रहा है, उस समय प्रासंगिक था लूटने के लिए, और अब जो है
अब जो है वो 1861 का कानून अभी भी प्रासंगिक है। तो वो गोरे अंग्रेज थे, इनका रंग काला है तो इसलिए मैंने काला अंग्रेज इनको कहा। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब आप फुर्सत में रहिएगा तो मैं सारे पॉइंट्स को आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल सुनील शुक्ला हैं जो बागी तेवर इस समय इख्तियार किए हुए हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है। विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद वो फोरम गलत है, अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, सिस्टम बनाया गया है, वहाँ पे अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन इनका साफ कहना है कि पिछले कई सालों से लगातार इसी तरह से ये हैरेसमेंट लगातार झेल रहे थे और सिर्फ इन्हीं का ही नहीं, पूरे विभाग में इसी तरह से सिस्टम जो है यह इख्तियार किया गया है। बहरहाल इनको खतरा भी है, ये साफ कह रहे हैं कि हमें खतरा भी है, तमाम लोगों से खतरा है। यही वजह है कि घर में खुद अंदर से जो गेट है उसको लॉक करके ये रखते हैं और ये मुख्यमंत्री से सीधे जो है मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का मुख्यमंत्री संज्ञान लें, क्योंकि इनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर चाहेंगे तो इनको न्याय मिलेगा और इनके साथ तमाम जो विभाग के ऐसे लोग हैं उनको भी। कैमरा रोहित साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।